आज है आपके उदारवाद व जॉन लॉक का दर्शन। आपको मैंने बताया था कि जॉन लॉक उदारवाद का जनक माना जाता है। दर्शन यानी विचारधारा। तो जॉन लॉक ने उदारवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया और इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। वैसे देखा जाए तो राजनीतिक आधार पर समझौता सिद्धांत और उदारवाद लॉक का दर्शन है। अर्थात जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत भी दिया था, जिसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई है। जॉन लॉक का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के अनुसार हुई है, अर्थात समाज में राजा और प्रजा ने एक समझौता किया और इस समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई है, जो जिसके बारे में आपने कक्षा 11 में पढ़ लिया है। और उदारवाद जो आप पढ़ रहे हैं, इसका भी जो आपके प्रतिपादन करने का कार्य जॉन लॉक ने ही किया है। तो इस प्रकार जॉन लॉक के ये दो दर्शन है, एक तो समझौता सिद्धांत और दूसरा उदारवाद। जॉन लॉक के उदारवाद की मुख्य बातें क्या है, अर्थात जॉन लॉक के उदारवाद की विशेषताएं क्या है। तो जॉन लॉक के उदारवाद की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित आपके। पहली है कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। जैसा कि जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता दिया है और उसमें इस बात पर बल दिया है कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है, अर्थात राजा ने व्यक्ति के अधिकार प्रजा के अधिकारों की रक्षा का वादा किया था और दूसरी ओर प्रजा ने जो आपके उत्पादन का एक हिस्सा कर के रूप में देने और राजा की सुसज्जित सेना के रूप में संकट के समय सहायता करने का वादा किया था। इस आधार पर राज्य जो है आपके प्रजा के अधिकारों की रक्षा का वादा करता है। इस समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई है। दूसरी है आपकी विशेषता कि राज्य द्वारा समझौते की शर्तों को पूरा न करने पर राज्य के विरुद्ध विद्रोह करना व्यक्ति का अधिकार ही नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति समझौते की शर्तों को पूरा करने के लिए हुई है, अर्थात व्यक्ति के अधिकारों को पूरा करने के लिए हुई है। यदि राज्य व्यक्ति के अधिकारों को प्रदान नहीं करता है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को राज्य का विद्रोह करने का अधिकार ही नहीं बल्कि लॉक के अनुसार व्यक्ति का उत्तरदायित्व भी है कि व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का विरोध करे। तीसरी है विशेषता आपकी कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। जॉन लॉक या उदारवादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य आवश्यक भी है। किस लिए? बाहरी जो आपके आक्रमण है उनसे रक्षा करने और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य आवश्यक भी है, और बुराई इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करता है। इस वजह से इसको आवश्यक बुराई माना गया है। चौथी विशेषता है कि कानूनों का आधार विवेक है, न कि आदेश। उदारवादी मानते हैं कि राजा का आदेश या शासक का आदेश ही कानून नहीं होता है। कानून विवेक के आधार पर होने चाहिए, जो जनहित के आधारित हो, जनहित पर आधारित हो। इसलिए वो जो है आपके विवेक आधारित कानूनों का समर्थन करते हैं, विवेक के अनुसार लिए गए निर्णयों का समर्थन करते हैं उदारवादी। फिर आपके उदारवादियों के अनुसार वही सरकार श्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करे, अर्थात उदारवादी मानते हैं कि सरकार को केवल सुरक्षा और शांति व्यवस्था का कार्य ही करना चाहिए, बाकी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इसलिए कम से कम कार्य करने का मतलब हो गया है कि केवल शासन और शांति व्यवस्था का कार्य कर रही है और व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप सरकार नहीं कर रही है, तो वो सरकार सबसे श्रेष्ठ है। अगर जनहित के नाम पर सरकार व्यक्ति के कार्यों में बार बार जो आपके कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है, तो ऐसी सरकार को उन्होंने जो आपके जनहित विरोधी माना है, या यूं कह सकते हैं कि उन्होंने अधिकारों का कम करने वाली या सीमित करने वाली सरकार माना है। तो ऐसी सरकार का वो विरोध करते हैं जो जनहित के नाम पर व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। फिर है मानव को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त हो, यानी व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का ये समर्थन करता है, अर्थात व्यक्ति को स्वच्छंद छोड़ना चाहता है। सातवीं विशेषता आपके इसके आगे कि उदारवाद के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव यानी पूरी तरह से व्यक्ति को मुक्ति, जिसे नकारात्मक स्वतंत्रता भी माना गया है। और आप जानते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता अर्थात बंधनों से मुक्ति का अर्थ है कि शक्तिशाली व्यक्ति ही स्वतंत्रता का उपयोग करेगा और बाकी जो लोग हैं वो उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति उनकी स्वतंत्रता को छीन लेगा।
इसलिए ऐसी स्वतंत्रता संभव नहीं है। फिर है आपके नकारात्मक जो उदारवाद, जिसको आपने पढ़ा भी, जॉन लॉक का उदारवाद है, इसे की आलोचनाएं क्या क्या है। यानी राजनीतिक विचारकों ने जॉन लॉक के इस उदारवाद की आलोचना की है, कमजोरियों को उजागर किया है। तो इसकी प्रमुख जो आलोचनाएं हैं वो निम्नलिखित है आपके। पहला इसका आलोचना का आधार है कि सामाजिक क्षेत्र में अत्यधिक स्वतंत्रता नैतिकता के विरुद्ध है। जैसे अभी पढ़ा था आपके कि उदारवाद मानव को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, इस बात का समर्थन करता है। तो ऐसी स्वतंत्रता सामाजिक क्षेत्र में लोग जो विचारक है वो उचित नहीं मानते हैं। वो उनका मानना है कि ऐसी स्वतंत्रता से व्यक्ति का नैतिक पतन हो जाता है और नैतिक पतन विकास या समाज के विकास में बाधक होता है। दूसरी आपके सीमित राज्य की अवधारणा जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विरुद्ध है। उदारवादी जो विचारक है वो सीमित राज्य का समर्थन करते हैं, अर्थात राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए, इस बात का समर्थन करते हैं। इससे राज्य लोक कल्याण के कार्य नहीं कर पाएगा। आधुनिक जो वर्तमान की जो विचारधारा है वो आपके लोक कल्याणकारी अवधारणा है। लोक कल्याणकारी अवधारणा में राज्य का दायित्व जनहित माना गया है कि राज्य को जनता के हित के लिए अधिक से अधिक कार्य करने चाहिए, तो ये कार्य नहीं कर पाएगा राज्य। फिर है उदारवाद का आर्थिक समाज बाजारू समाज है। उदारवाद का वर्तमान का आर्थिक समाज है वो बाजारू समाज है और पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करता है। बाजार में पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करता है, जबकि सामान्य जो व्यक्ति है, गरीब जो वर्ग है, उसके हितों की अनदेखी करता है। इसे आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। फिर आपके यह सांस्कृतिक यानी नकारात्मक उदारवाद सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यक्ति को उच्छृंखलन बनाता है, यानी मनमर्जी करने वाला स्वेच्छाचारी बनाता है और ऐसी व्यवस्था या ऐसी स्थिति समाज के हित में नहीं है, यह समाज के विरुद्ध है, नैतिकता के विरुद्ध है। अब है आधुनिक या समसामयिक उदारवाद जो वर्तमान समय में है। तो मैंने आपको बताया था कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने समय समय पर अपने रूप में परिवर्तन किया है। मैंने ये भी बताया था कि उदारवाद ने मार्क्सवाद व समाजवाद के भय के कारण या डर से अपने आप में सुधार किया और इस सुधार के बाद में इसका जो रूप सामने आया उसे ही आधुनिक या समसामयिक उदारवाद कहते हैं। ये सिद्धांत आपके लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है, पूंजीपतियों की पूंजी पर अंकुश लगाने और उनकी पूंजी पर कर लगाने की वकालत भी करता है। इस आधुनिक उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? देखो, आपके आधुनिक उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता आती है जो अभी बताई है मैंने कि ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है या लोक कल्याणकारी धारणा का समर्थन करता है। दूसरा है ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का मतलब हो गया कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में व्यक्ति का विकास होना चाहिए, इस बात पर बल देता है। तीसरी विशेषता इसकी है कि यह व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती है व्यक्ति की और इनकी पूर्ति पर यह बल देता है। आपकी चौथी विशेषता इसकी कि जनता के विकास तथा वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में विश्वास रखता है कि आधुनिक उदारवाद का यह भी विश्वास है कि लोगों का विकास होना चाहिए और विज्ञान की उन्नति होनी चाहिए, विज्ञान की प्रगति होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। पांचवी विशेषता है कि लोकतांत्रिक समाज की राजनीतिक संस्कृति पर बल देता है। लोकतांत्रिक समाज जिसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ऐसा समाज लोकतांत्रिक समाज होता है। राजनीतिक संस्कृति के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं आप कि लोगों को जो है राजनीतिक संस्कृति का सहभागी बनाया जाना चाहिए, इस बात पर भी ये बल देता है। आधुनिक जो उदारवाद है वो सभी व्यक्तियों को समान अधिकार अर्थात समानता का अधिकार जिसमें अवसर की समानता है और अन्य जो अधिकार है वो अधिकार प्रदान करना चाहता है, व्यक्ति के अधिकार प्रदान करना चाहता है। सातवां है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात एक राज्य में रहने वाले सभी लोगों को एक निश्चित आयु के सभी लोगों को मत देने का अधिकार। निष्पक्ष चुनावों में निष्पक्ष होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए चुनावों में।
और व्यापक राजनीतिक सहभागिता पर बल देता है। व्यापक राजनीतिक सहभागिता का मतलब हो गया कि सभी लोगों को, सभी नागरिकों को राजनीति में सहभागी बनने का अवसर होना चाहिए। आठवां, यह इसकी आठवीं अंतिम विशेषता है कि यह सामूहिक हित की बात करता है, अर्थात राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्य सभी लोगों के हित में होने चाहिए, सभी का उनसे हित होना चाहिए, सभी को लाभ प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद में आपके जो उदारवाद है उसकी आलोचना, तो आधुनिक उदारवाद की भी आलोचना की गई है। उदारवाद का कोई भी रूप हो या कोई भी विचारधारा हो, उसका समर्थन होने के साथ साथ विचारकों ने आलोचना भी की है। तो यहाँ पर आधुनिक उदारवाद या समसामयिक उदारवाद की भी आलोचना की है। और इसकी आलोचना जो आपके विचारकों ने निम्नलिखित आधार पर की है। पहली बात है कि आधुनिक उदारवाद का ये स्वरूप भी बुजुर्गा वर्ग का मतलब हो गया आपके अमीर वर्ग का ही जो है दर्शन है, अर्थात अमीर वर्ग का ही समर्थन करने वाला दर्शन है या साहित्य है। और यह पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, पूंजीवादी व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना चाहता। फिर है आपके दूसरी आलोचना इसकी कि उदारवाद का ये स्वरूप यानी कि आधुनिक उदारवाद गरीबों की क्रांतिकारी आवाज को दबाने का एक सहारा है या दबाना चाहता है। गरीब अमीरों के विरुद्ध में क्रांतिकारी आवाज उठा करके और अपने हितों को या अपने आप को शोषण से मुक्त कर सके, ऐसी जो भावना है गरीबों की, उस भावना को ये क्या करना चाहता है, दबाना चाहता है। किस आधार पर है? इसने क्या किया है, गरीबों पर, अमीरों पर अमीरों की पूंजी को सीमित करने और उस पर कर लगाने की वकालत करके और इनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया है, ताकि ये गरीब लोग ये सोचे कि विचारक है अमीरों पर कर लगाने की बात कर रहे हैं, इस आधार पर वो विरोध करने की या विरोध की जो आवाज है वो नहीं उठाएंगे। तीसरे इसके आलोचना का आधार है कि इसका सामाजिक न्याय मात्र ढकोसला है। ये सामाजिक न्याय की बात करता है, सामाजिक अधिकारों की बात करता है, तो एक दिखावा है। विचारक ऐसा मानते हैं कि ये तो केवल उदारवाद का एक दिखावा है, वास्तविक सामाजिक न्याय की स्थापना ये नहीं कर रहा। और ये बात यहाँ पर जो ऊपर दी गई है आपकी कि गरीबों की क्रांति को दबाना चाहता है, इस आधार पर यह निश्चित हो रहा है कि यह सामाजिक न्याय मात्र डोक्सला है, क्योंकि समाज में दो वर्ग बने रहेंगे, अमीर और गरीब, तो सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। फिर है चौथी आपकी आलोचना कि यह यानी आधुनिक उदारवाद पूंजीवादी वर्ग से संबंधित धारणा है, पूंजीपतियों का ही समर्थन करने के कारण इसको पूंजीवादी वर्ग की धारणा कहा गया है। और अंतिम आपके यह राज्य को शक्तिशाली बनाता है ताकि गरीबों को राजनीतिक वैधता के नाम पर दबा सके, राज्य को अधिक अधिकार देना चाहता है। आधुनिक उदारवाद राज्य को अधिक अधिकार देना चाहता है ताकि राज्य की सुरक्षा के लिए और गरीबों के हितों का नाम लेकर के, राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने का नाम लेकर के और गरीबों की आवाज को दबाया जा सके, गरीबों को दबाया जा सके। ये थी आपके उदारवाद की आलोचनाएं। ये उदारवाद का लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, इसे आपको तैयार करना है, याद करना है।